स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री टूल चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था सोमरफील्ड का मॉडल। फर्स्ट अपन ने पढ़ा था थॉमसन का मॉडल, सेकंड अपन ने पढ़ा था रदरफोर्ड का मॉडल, थर्ड अपन ने पढ़ा था बोहर का मॉडल, फोर्थ अपन पढ़ रहे हैं सोमरफील्ड का मॉडल। बोहर के मॉडल में जो कमियां रह गई थी, जो मिटिगेशन थी, उनको कौन मॉडिफाइड करता है? सोमरफील्ड का मॉडल उनकी कमी को क्या करता है? दूर करता है। तो देखते हैं, अपना चल रहा था, इसमें 3 पॉइंट्स हो गए थे। उन पॉइंट्स को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ। वो पॉइंट्स क्या थे? फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था? किसी सेल में क्या होते हैं? सब सेल होते हैं। उन सब सेल की एनर्जी क्या होती है? डिफरेंट होती है। एनर्जी डिफरेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन किन में पाया जाता है? उन्हीं सब सेल में पाया जाता है। तो अपन ने फर्स्ट इसका मॉडिफिकेशन क्या पढ़ा था? एनी सेल में क्या होते हैं? सब सेल होते हैं। इनकी एनर्जी क्या होती है? डिफरेंट होती है। मैं यहाँ पे बात करूं एनर्जी की, तो एनर्जी क्या है इनकी? डिफरेंट एनर्जी। डिफरेंट एनर्जी होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो किन में पाया जाता है? इन्हीं उपकोषों में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो किन में पाया जाता है? इन्हीं सब सेल में पाया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो इन्हीं में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उपस्थित होता है। किन में उपस्थित होता है? इन्हीं सब सेल में क्या होता है? उपस्थित होता है। इसने फर्स्ट मॉडिफाइड ये किया था। सेकेंड इसने क्या मॉडिफाइड किया था? सेकेंड इसने मॉडिफाइड किया था क्योंकि बोर की कमी को क्या करता है? ये दूर करता है सोमरफील्ड। तो अपन बोर को साथ में लेके चलेंगे। बोर ने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिटल में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिटल में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। सर्कुलर ऑर्बिटल का मीन्स क्या है? वर्ताकार कक्षा में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट में क्या लगाते हैं? रिवॉल्विंग करते हैं। अब अपन देखेंगे किसके अकॉर्डिंग? सोमरफील्ड के अकॉर्डिंग। तो मैं बात करूं किसकी? सोमरफील्ड की। सोमरफील्ड ने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन किन में चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा कौन सी थी? इलेक्ट्रॉन किन में चक्कर लगाते हैं? इन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो बोर ने क्या बताया? जब वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो इनकी दीर्घ अक्ष एंड लघु अक्ष का मान क्या होता है? समान होता है। मैक्रो एक्सिस एंड माइक्रो एक्सिस का मान क्या होता है? बराबर होता है। मैं इन दोनों की बात करूं, मैक्रो एक्सिस एंड माइक्रो एक्सिस, मैक्रो एक्सिस एंड माइक्रो एक्सिस क्या होती है? समान होती है, फिक्स होती है। जबकि सोमरफील्ड ने क्या बताया? ये जो एक्सिस है ये क्या? बड़ी है, और ये एक्सिस क्या है? छोटी है। बड़ी वाली एक्सिस को इसने क्या बताया? दीर्घ अक्ष। बड़ी वाली एक्सिस को इसने क्या बताया? दीर्घ अक्ष क्या होती है? बड़ी होती है। दीर्घ अक्ष बड़ी होती है और लघु अक्ष क्या होती है? छोटी होती है। लघु अक्ष क्या होती है? छोटी होती है। तो इनमें कंपैरिजन निकाला गया था। क्या कंपैरिजन निकाला गया? कि बोर के अकॉर्डिंग तो
मैक्रो एक्सिस एंड माइक्रो एक्सिस क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मैक्रो एक्सिस एंड माइक्रो एक्सिस बराबर होती हैं। इसमें ये एक्सिस बड़ी है और ये एक्सिस क्या है, छोटी है। तो दीर्घ एक्सिस में बड़ी होती है, लघु एक्सिस में क्या होती है, छोटी होती है। तो ये कंपैरिजन निकाला गया। वो कंपैरिजन क्या है, पहले आप इसको उतारो। वो कंपैरिजन था कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस इसमें कितनी होगी और इसमें जो रोटेशन एंगल है, घूर्णन कोण है, वो कितना होगा। ऐसे इस नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन के बीच में नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी कितनी होगी, इस नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी कितनी होगी, इससे इसमें दूरी कितनी होगी। तो इनसे पता चल रहा है इस नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन की दूरी ज्यादा है, इस नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन की दूरी कम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी है वो क्या है, फिक्स नहीं है, मतलब क्या है, चेंज है। अपन रोटेशन एंगल की बात करें तो इस नाभिक से मैं इस इलेक्ट्रॉन्स के बीच की बात करूं तो यहाँ पे रोटेशन एंगल कुछ कम है। इस नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात करें तो यहाँ पे रोटेशन एंगल कुछ ज्यादा है। तो इसमें रोटेशन एंगल एंड नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी दोनों ही क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और इसमें देखना, इस नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन के लिए देखें, पहले आप इसको उतारो। सेकंड एक डायग्राम लेते हैं, उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, पहले आप इसको उतार लो। उतार लिया होगा। नाभिक से इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरी बोर में क्या होती है और सोमरफेल्ड में क्या होती है, और इनकी रोटेशन एंगल की बात करेंगे। रोटेशन एंगल क्या होता है, और इसमें दीर्घ अक्ष बड़ी होती है, किसमें, सोमरफेल्ड में लघु अक्ष बड़ी होती है। इसके दो घटक बताए गए थे, वो दो घटक कौन से हैं, एक था रेडियस, एक था एजीमुथल। नाभिक से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बोर में तो क्या होता है, और सोमरफेल्ड के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसको अपन 1 बाय 1 करके देखेंगे। ध्यान से देखना बच्चों, पहले अपन बोर के अकॉर्डिंग चलेंगे। बोर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, इधर इलेक्ट्रॉन की बात करें, इधर किसी भी इलेक्ट्रॉन से अपन देखेंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉन से देख लें, इसमें मैक्रोक्सिस एंड माइक्रोक्सिस क्या होती है, बराबर होती है। पहले अपने इस इलेक्ट्रॉन के लिए देख लें, नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस, इस नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस, इस नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस, इस नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पे इस नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस सेम है, इस नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन के बीच में भी सेम है, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिटल में क्या करता है, रिवॉल्विंग करता है। तो यहाँ पे इन सभी की डिस्टेंस क्या हो रही है, सेम हो रही है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, सेम, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है, समान है, डिस्टेंस में बोल दूं फिक्स है। नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी है वो क्या है, फिक्स है। तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या है, जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है। अब किसकी बात करें, रोटेशन एंगल की, घूर्णन कोण की बात करें, रोटेशन एंगल में क्या डिफरेंस आता है। तो बात करें रोटेशन एंगल की, तो इस नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन के बीच देखें, इस नाभिक से इधर इस इलेक्ट्रॉन के बीच है, इस नाभिक से इधर इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो घूर्णन कोण क्या हो रहा है, रोटेशन एंगल क्या होता है, चेंज होता है। रोटेशन एंगल क्या होता है, चेंज होता है। ये अपन ने किसके अकॉर्डिंग देखा है, ये अपन ने बोर के अकॉर्डिंग देखा है।
अब किसके अकॉर्डिंग देखेंगे अपन, सोमरफील्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि बोर की जो मिटिगेशन थी उनमें कौन मॉडिफाइड करता है, सोमरफील्ड उनमें क्या करता है, मॉडिफाइड करता है। तो सोमरफील्ड है वो नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन से ऑर्बिटल में रिवॉल्विंग करता है, वो दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में क्या करता है, रिवॉल्विंग करता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्विंग करता है। तो इस नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, इस नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, इस नाभिक से इधर इलेक्ट्रॉन की बात करें, इस नाभिक से इधर इलेक्ट्रॉन की बात करें, कहीं से भी अपन इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है, अपने को डायग्राम से ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस इतनी है, यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे भी डिस्टेंस ज्यादा है। तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर दूरी चेंज है तो रोटेशन एंगल भी 100% क्या होगा, चेंज होगा। ध्यान से देख रहे हैं, इस नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन के बीच में देखें, इस नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन के बीच में देखें, इस नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन के बीच में देखें, तो रोटेशन एंगल एंड नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अपन यहाँ पे इसके लिए सेंटेंस लिखे, नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी भी चेंज, नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी एंड रोटेशन एंगल, घूर्णन कोण, रोटेशन एंगल घूर्णन कोण दोनों ही क्या होते हैं, चेंज होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, चेंज होते हैं। बच्चों आप इसको उतार लो। अपन ने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था, मैंने तो इसको रिवाइज करवाया पीछे वाले लेक्चर को, क्योंकि वो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट में उस फॉर्मूले से रिलेटेड अगर क्वेश्चन सॉल्व करती तो आपको समझ में नहीं आती। तो अपन उस फॉर्मूले को फिर से एक बार ड्राइव करते हैं। वो क्या फॉर्मूला क्या था अपना, कि जो दीर्घ अक्ष, ये दीर्घ अक्ष थी, ये लघु अक्ष थी। दीर्घ अक्ष एंड लघु अक्ष सोमरफील्ड में क्या होती हैं, बराबर नहीं होती हैं, और बोर में क्या होती हैं, दीर्घ अक्ष एंड लघु अक्ष, मैक्रो एक्सिस एंड माइक्रो एक्सिस समान होती हैं। इसमें मैक्रो एक्सिस एंड माइक्रो एक्सिस समान नहीं होती हैं। तो इनमें कंक्लूजन निकाला गया था कि मैक्रो एक्सिस एंड माइक्रो एक्सिस समान नहीं होने, क्यों समान नहीं होती, इसका कारण क्या है। उतार लिया होगा आपने इसको, इतनी कोई हार्ड चीज नहीं है, पीछे बताया हुआ है वैसे, इसलिए ये बात मैंने तो सोमरफील्ड में मैक्रो एक्सिस एंड माइक्रो एक्सिस क्या होती हैं, इक्वल नहीं होती हैं। और बोर में क्या होती है, मैक्रो एक्सिस एंड माइक्रो एक्सिस क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो कंक्लूजन निकाला गया था इन दोनों में। कंक्लूजन के बाद में जो सोमरफील्ड है ये दो घटक में डिवाइड होता है, फर्स्ट त्रिज्यीय घटक, सेकंड द्विअंशी घटक। तो बोर ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसके एंगुलर मोमेंटम का जो मान होता है वो कितना होता है, NH/2π के क्या होता है, ऋणगुणज होता है। क्या था अपना थर्ड पॉइंट, क्या था, फर्स्ट बोर के अकॉर्डिंग देखेंगे। बोर ने क्या बताया था, जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्विंग करता है, तो उसका मान कितना होता है, NH/2π के क्या होता है, पूर्णगुणज होता है। इसके अकॉर्डिंग होता है NH/2π के क्या होता है,
पुनर्गुणज होता है। ये किसने बताया था? बोहर ने बताया था। बोहर ने बताया था NH/2 के क्या होता है? पुनर्गुणज होता है। सोमरफील्ड के अकॉर्डिंग क्या था? इनकी लघु अक्ष एंड दीर्घ अक्ष का मान क्या होता है? इक्वल नहीं होता है। लघु अक्ष एंड दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष बड़ी होती है, दीर्घ अक्ष क्या होती है? छोटी होती है। तो ये लघु अक्ष एंड दीर्घ अक्ष, ये कौन सी थी? इसकी दीर्घ अक्ष थी। ये कौन सी एक्सिस थी? इसकी लघु अक्ष थी, जो क्या थी? छोटी थी। ये अनइक्वल होने के कारण ये टू घटक में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट कौन सा है? रेडियस, त्रिज्य घटक। सेकंड है एजीमुथल, एजीमुथल रेडियस घटक। ये भी क्या होता है? NH/2 के क्या होता है? पुनर्गुणज होता है। किसके अकॉर्डिंग? ये किसके अकॉर्डिंग है? बोहर के अकॉर्डिंग। ये है सोमरफील्ड के अकॉर्डिंग। तो ये भी NH/2 के क्या होता है? पुनर्गुणज होता है। यहाँ पे NH/2 यहाँ पे रेडियस त्रिज्य घटक होने के कारण यहाँ पे क्या ले लिया गया है? NR ले लिया गया है। यहाँ पे N की जगह क्या काम में लिया गया है? K काम में लिया गया। तो KH/2 इनका क्या होता है? दोनों का क्या होता है? सम होता है। इन दोनों का क्या होता है? सम होता है। आगे इसको आप इसको उतार लो। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ NH/2 इन दोनों में क्या है? सभी में क्या कॉमन है? इसमें भी H/2 क्या है? कॉमन ले लेते हैं। H/2 को कॉमन ले लेते हैं। तो इस N इज इक्वल टू, ये N कौन सा है? बोहर वाला N है, इसको ध्यान में रखना। N इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा? NR, यहाँ पे क्या बचा? K। तो NR प्लस K, NR प्लस K। तो अपना फॉर्मूला यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। N इज इक्वल टू NR प्लस K। मैंने ये भी बताया था N इज इक्वल टू K। N का मान क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 एक्सेट्रा। K का मान कभी भी 0 नहीं होगा, 1 2 एक्सेट्रा। K इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। K का मान कभी भी 0 नहीं होता है। अगर N इज इक्वल टू क्या हो? N/K। यहाँ से N ले लें और यहाँ से K ले लें तो क्या होगा? मैक्रो एक्सिस, मैक्रो एक्सिस अपॉन माइक्रो एक्सिस। मैक्रो एक्सिस अपॉन क्या हो जाएगी? माइक्रो एक्सिस। मैक्रो एक्सिस एंड माइक्रो एक्सिस। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आगे, आप इसको उतार लो। अगर N इज इक्वल टू क्या हो? K हो। N इज इक्वल टू नॉट K हो। N का मान K के मान के क्या हो? बराबर हो, और N का मान K के मान के बराबर नहीं हो। अगर N का मान K के मान के बराबर हो तो कौन सी कक्षाएं होंगी? वर्ताकार कक्षाएं होंगी। वर्ताकार कक्षा का मीन्स क्या हो गया? सर्कुलर ऑर्बिट होंगी। सर्कुलर ऑर्बिट का मीन्स क्या है? इसमें मैक्रो एक्सिस एंड माइक्रो एक्सिस क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो मैक्रो एक्सिस एंड माइक्रो एक्सिस क्या होती है? बराबर। तो मान लो N इज इक्वल टू K है, तो वर्ताकार कक्षाएं होती है। तो ये कौन सी सर्कुलर ऑर्बिट है? N और K का मान बराबर नहीं होता है, तो कौन सी कक्षाएं होंगी? दीर्घवर्ताकार कक्षाएं। N इज नॉट इक्वल टू K इज इक्वल टू दीर्घवर्ताकार कक्षा। यहाँ तक मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में बता दिया था, दीर्घवर्ताकार कक्षा। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये मैंने आपको एंडिंग में कहा था कि इस फॉर्मूले के बेसिस पे, ये फॉर्मूला अपन ने ड्राइव किया है, इसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसको आप उतार लो। वैसे पीछे वाले लेक्चर में इसको उतार लिया होगा आपने। इससे रिलेटेड अपन क्या करते हैं? क्वेश्चन सोल्व करते हैं।
उतार लिया होगा बच्चों। इतनी कोई हार्ड चीज नहीं है। पीछे वाले लेक्चर में मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसको एक बार मैंने रिवाइज किया है आज वाले लेक्चर में। तो n इज इक्वल टू एन आर प्लस के, इस बात को आप ध्यान रखना, k का मान कभी भी 0 नहीं होता है। k का मान कभी भी क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। तो जैसे किसी भी सेल के लिए बात करें तो n इज इक्वल टू एन आर प्लस के फॉर्मूले से अपन उसमें वर्ताकार कक्षाएं एंड दीर्घ वर्ताकार कक्षाएं निकाल सकते हैं। तो ध्यान से समझना बच्चों। क्वेश्चन की बात करूं मैं, n इज इक्वल टू 6, इसमें वर्ताकार कक्षाएं कितनी है? फर्स्ट वर्ताकार कक्षा कितनी है? सेकंड दीर्घ वर्ताकार कक्षा कितनी है? दीर्घ वर्ताकार कक्षा कितनी है? अपना फॉर्मूला क्या था? n इज इक्वल टू एन आर प्लस के। मैंने ये भी कहा के का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू अपने को क्या दिया हुआ? n इज इक्वल टू अपने को 6 नंबर सेल दी हुई है, 6 नंबर अपने को सेल दी हुई है। तो n का मान यहाँ पे कितना होगा? 6 होगा। k का मान में 0 तो ले नहीं सकती, तो k का मान में कितना ले सकती हूँ? k का मान अपन 0 नहीं ले सकते, 1 2 3 4 5 6 लेते हैं। अपनी 6 नंबर सेल है तो मैं यहाँ पे 6 ले लेती हूँ पहले। 6 प्लस nr का मान 0 हो सकता है, nr का मान 0 हो सकता है। यहाँ पे nr का मान nr कर लेना, nr का मान 0 हो सकता है। तो यहाँ पे मैं कितना लूँ? 5 प्लस 1, तो भी टोटल कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पे 4 ले, 4 प्लस 2, तो भी कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पे टोटल 6 आना चाहिए। यहाँ पे कितना ले? 3 प्लस 3, तो भी 6 आ जाएगा। यहाँ पे मैं बात करूं कितना ले लें? 6 5 4 3 2 ले लें, प्लस यहाँ पे कितना आएगा? फोर, तो भी अपने टोटल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 1 ले लें प्लस 5, तो भी टोटल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अपन यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, 0 प्लस 6 तो भी 6 होता है। एन आर के का मान कभी भी 0 नहीं होता है, ये बात मैंने यहाँ पे बताई है। मैंने ये कहा एन और के का मान अगर सेम हो, यहाँ पे एन का मान भी सेम है 6 है, और के का मान भी यहाँ पे क्या है? 6 है। एन और के का मान दोनों 6 सेम होते हैं, तो वो कौन सी कक्षाएं कहलाती है? वो वर्ताकार कक्षाएं कहलाती है। यहाँ पे किसी भी 5 6 4 6 3 6 2 6 1 6, मतलब एन और के का मान एक ही जगह पे क्या है? सेम है। अगर सेम है तो ये कक्षा कौन सी कक्षा है? वर्ताकार कक्षा, सर्कुलर ऑर्बिट। वर्ताकार कक्षाएं से सभी क्या है? दीर्घ वर्ताकार कक्षाएं। क्यों है? क्योंकि इनमें एन और के का मान क्या नहीं है? सेम नहीं है। तो ये कौन सी कक्षा है? दीर्घ वर्ताकार कक्षा, दीर्घ वर्ताकार कक्षा। अब बच्चों इस क्वेश्चन से अपने को एक क्वेश्चन ब्रेन में आना चाहिए कि इसमें एन और के का मान सेम है, वो कक्षाएं सर्कुलर ऑर्बिट कहलाती है, से सभी क्या कहलाती है? दीर्घ वर्ताकार कक्षा कहलाती है। तो मैं यहाँ पे बात करूं कि किसी एनवे कोष में क्या होते हैं? एन कोष होते हैं, उनमें एक ओनली 1 तो क्या होती है? वर्ताकार कक्षाएं होती हैं। अगर उस 1 में से 6 n माइनस 1, n क्या यहाँ पे 6 में से अगर एक को कम कर दें तो शेष सभी क्या कहलाती हैं? दीर्घ वर्ताकार कक्षाएं कहलाती हैं। ये अपने इसके लिए नोट लिख सकते हैं, इसीलिए सेंटेंस लिख सकते हैं। इसलिए अपने को एग्जाम में ऐसे निकालेंगे थोड़ी ना उसको एक एक करके इसमें वर्ताकार कक्षा तो एक दीर्घ वर्ताकार कितनी होगी, अपन डायरेक्ट इस ट्रिक से सोल्व करेंगे। आप इनको उतार लो, वो ट्रिक बताती हूँ मैं आपको क्या है। किसी एनवे कोष में क्या होते हैं? एन ही
उपकोष होते हैं। किसी nवें कोष में क्या होते हैं, n ही उपकोष होते हैं। उनमें एक वर्ताकार कक्षाएं होती है, शेष n-1 दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। ये सेंटेंस अपन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेंटेंस लिख सकते हैं। अगर वो सेंटेंस अपने सभी क्वेश्चन पे अप्लाई होगा तो यहाँ पे मैंने बताया था ना वर्ताकार कक्षाएं कितनी है, तो यहाँ पे लिख लेना एक वर्ताकार कक्षाएं 1 2 3 4 5 5 कितनी है दीर्घ वर्ताकार कक्षाएं। एक वर्ताकार कक्षाएं अपना आंसर ही हो जाएगा और 5 दीर्घ वर्ताकार कक्षाएं इनके सामने आप लिख लेना। तो मैं सेंटेंस आप इसको उतार लो। तो सेंटेंस क्या है उतार लिया होगा। अपन अब डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो अपन डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक स्टेटमेंट लिखवाती हूँ मैं आपको। इसको आप नोट लगा के लिख लो अलग से। किसी nवें कोष में n ही उपकोष, किसी nवें कोष में n ही उपकोष होते हैं। इनमें एक वर्ताकार कक्षा 1 होती है और शेष n-1 दीर्घ वर्ताकार कक्षा होती है। दीर्घ वर्ताकार कक्षा इज इक्वल टू n-1 होती है। इस सेंटेंस का अपन एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया मैंने n इज इक्वल टू 100 से नंबर है। एग्जाम में 100 60 40 50 कुछ भी दे सकता है, तो उसको अपन डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। वर्ताकार कक्षाएं कितनी है, एक वर्ताकार कक्षाएं होती है, तो अपन डायरेक्ट इसे सॉल्व कर रहे हैं। वर्ताकार कक्षा इज इक्वल टू 1 शेष n-1, n का मान कितना है यहाँ पे 100, तो वर्ताकार कक्षा तो एक होती है। और दीर्घ वर्ताकार कक्षा क्या बताई थी मैंने, n-1 100 - 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 99। क्वेश्चन क्या हो गया अपना, क्वेश्चन अपना क्या राइट। ये तो उसमें आया था n इज इक्वल टू 6 लिया था, उसमें एक वर्ताकार कक्षाएं थी, 5 क्या थी दीर्घ वर्ताकार कक्षाएं। फॉर्मूले से भी अपना वही आ रहा है और अपने डायरेक्ट ट्रिक से भी आंसर वही आ रहा है। तो अपनी ट्रिक क्या है, ट्रिक अपनी क्या है सही है। किसी nवें कोष में n उपकोष होते हैं, उनमें एक वर्ताकार कक्षाएं, शेष सभी क्या होती हैं दीर्घ वर्ताकार कक्षाएं होती हैं। आप इसको उतारो, पहले इसकी क्या देखते हैं मिटिगेशन देखते हैं। इसकी क्या क्या मिटिगेशन है। क्या क्या मिटिगेशन है इसकी, हम मिटिगेशन देखते हैं। उतार लिया होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा मिटिगेशन ऑफ सोमरफील्ड मॉडल। फर्स्ट इसकी मिटिगेशन क्या थी, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे क्या होता है अप्लाई होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर क्या होता है
अप्लाइड होता है। ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर क्या नहीं होता है, अप्लाइड नहीं होता है। ये किसकी मिटिगेशन थी, ये मिटिगेशन बोर की भी थी और ये मिटिगेशन किसकी है, सोमरफील्ड की भी है। तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर क्या नहीं होता है, अप्लाइड नहीं होता। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में मैंने बताया था हाइड्रोजन हीलियम पॉजिटिव लिथियम +2 बेरिलियम +3। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होता है, अप्लाई होता है। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर क्या नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता है। सेकेंड इसकी क्या मिटिगेशन थी, जो जीमान एंड स्टोक प्रभाव की, जीमान एंड स्टोक इफेक्ट की व्याख्या नहीं कर पाया। जीमान एंड स्टोक इफेक्ट की व्याख्या नहीं कर पाया। जीमान इफेक्ट में अपन ने क्या पढ़ा था, जीमान इफेक्ट में अपन ने देखा था इसको किसे गुजारा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड से। और स्टोक इफेक्ट में अपन ने किसे देखा था, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसको किससे, मैग्नेटिक इफेक्ट से, जिसमें दो पोल थे, उत्तरी ध्रुव एंड दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ एंड साउथ पोल। स्टोक इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसमें दो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या होता है, जिसमें माइक्रो स्पेक्ट्रम जो लाइन होती है वो एक से ज्यादा लाइन में क्या नहीं हो पाती है, स्प्लिट नहीं हो पाती है। इसकी व्याख्या कौन नहीं कर पाया, इसकी व्याख्या सोमरफील्ड भी नहीं कर पाया था और इसकी व्याख्या बोर भी नहीं कर पाया था। तो बोर की भी ये मिटिगेशन थी और सोमरफील्ड की भी ये क्या है, मिटिगेशन है। अब इनकी मिटिगेशन को दूर कौन करेगा, इनकी कमी को दूर कौन करेगा, इनकी कमी को मॉडर्न मॉडल इनकी कमी को क्या करेगा, दूर करेगा। तो अपन देखेंगे मॉडर्न मॉडल, क्लासिकल मॉडल में अपन ने क्या देखा, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर, सोमरफील्ड। तो सोमरफील्ड में भी ये कमी रही